कहते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता और ये सच्चाई ही फरेबियों के गले की फांस बन जाती है, जो उन्हें कभी सलाखों के पीछे तो कभी समाज के सामने जलील करवाती है। आज हम ऐसे धोखेबाजों की टोली पर नजर डालेंगे जिन्होंने अपने काले कारनामों के चिट्ठे खुद ही एक्सपोज कर डाले। नकली कैंसर पेशेंट से लेकर दुनिया के सबसे घटिया लिपसिंग करने वालों तक। आज की वीडियो ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने अपनी शेखी जताने और वाहवाही बटोरने के लिए सारी हदें पार कर दी। अंधेपन का धोखा। 2008 में जॉन कैल्टाबियानो, जो न्यूयॉर्क के कैटस्किल शहर का था, उसने अंधेपन का एक घिनौना खेल खेला। जॉन ने सरकार से पैसे ऐंठने की उम्मीद में एक जाल बुना, ये कहकर कि वर्क प्लेस में एक हादसे ने उसे अंधा बना दिया। ये एक ऐसा घोटाला था जिससे उसे मुनाफे में लगभग $1.3 मिलियन का फायदा होता। इस साजिश में उसे साथ मिला उसकी प्रेमिका का, जो हर्जाने की मांग करते वक्त जॉन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कटघरे तक ले गई। इस झूठ के जाल में जज भी फंस गया। जॉन के हाथ जब नगद की पहली किस्त लगी तो उसे आंखों को जरा खुला रखना चाहिए था, क्योंकि बिना उसे भनक लगे केस जीतने के बाद से ही 2 प्राइवेट डिटेक्टिव्स उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। इन एजेंट्स ने जॉन को अपने दम पर घूमते हुए, एक दुकान की खिड़की से झांकते हुए, पूरी तरह से बिना किसी मदद के गाड़ी को चलाते हुए देखा, जिससे इनकी इस जालसाजी का भांडा फूट गया और वो कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त में थे। अदालत ने जॉन को 4 साल की जेल की सजा सुनाई, पर उसकी प्रेमिका को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई थी। दीदी, लालच का अंत बुराई होता है। बेचारे दोनों चक्की पीसते सोचते होंगे काश कार में बैठने और काली कमाई को उड़ाने से पहले थोड़ा और इंतजार कर लेते। पर भैया जॉन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हिलरी बाल्डविन। हिलेरिया बाल्डविन एक अमेरिकी योगा इंस्ट्रक्टर, उद्योगपति और लेखक हैं। अमेरिकी शब्द पर जरा तवज्जो दीजिएगा। खैर, 2020 से पहले हिलेरिया अभिनेता एलेक बाल्डविन की स्पेनिश पत्नी के रूप में जानी जाती थी। उसके एजेंट ने वेबसाइट में कहा कि वो मल्लोर्का में पैदा हुई थी और ये दावा भी किया कि सिर्फ 19 साल की उम्र में वो स्पेन से न्यूयॉर्क गई थी। वो अपने इंटरव्यूज भारी स्पेनिश एक्सेंट में दिया करती थी, यहाँ तक कि टुडे शो के एक सेगमेंट में हिलेरिया ककड़ी का इंग्लिश नाम तक भूल गई थी। फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने जल्दी ही नोटिस किया कि उसका स्पेनिश एक्सेंट उधारी का लगता है, तो बस पत्रकारों ने उसका बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। हिलेरिया हमेशा जोर देकर कहती थी कि उसका परिवार स्पेनिश था, लेकिन फिर सामने आया उसके अमेरिकी माता पिता का एक पुराना इंटरव्यू। वे रिकॉर्ड पर यह कहते हुए दिखे कि उनका परिवार तो 2011 में स्पेन गया था, जब हिलेरिया 27 साल की थी, और उन्होंने इससे पर्दा उठाया कि परिवार का स्पेन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। फिर हिलेरिया के पुराने दोस्तों ने भी रंग में भंग डाल दिया, ये खुलासा करके कि हिलेरिया का असली नाम हिलरी है और उनका जन्म, पालन पोषण सब बोस्टन में हुआ था, ना कि बार्सिलोना में। आखिरकार दिसंबर 2020 में हिलेरी ने इंस्टाग्राम पर अपने स्पेनिश ना होने को स्वीकार किया, लेकिन ये कहकर कि वो कल्चरली फ्लूइड है। वो अपने बचाव में स्पेन और इसकी संस्कृति के लिए अपने परिवार के गहरे प्यार की बड़ी बड़ी डींगें हाँकती रही। मेरी राय में दीदी को इतने झूठ बोलने के लिए ना लाल कपड़े पहनाकर पागल सांड के सामने छोड़ देना चाहिए भाई। हाइड्रिक ब्लूएट। 1980 का दशक बहुत कारणों से एक अजीब वक्त था। उनमें से ही एक जेम्स हाइड्रिक की पॉपुलैरिटी थी। वो खुद को एक साइकिक मानता था। एक बेढंगी सी पोशाक पहनकर वो स्टेज पर जाता और अपने दिमाग से किताबों के पन्ने पलटने शुरू कर देता, जिस पर मासूम जनता खूब तालियां बजाती। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। जेम्स हाइड्रिक को जेम्स रैंडी ने चुनौती दे दी। ये जादूगर नकली साइकिक्स की पोल खोला करता था। रैंडी ने कहा कि वो $10,000 देगा अगर जेम्स अपनी शक्तियों के सच्चे होने का सबूत दैट्स माई लाइन शो पर दें। तो बस फिर क्या था, लालची हाइड्रिक ने आओ देखा ताओ मुंह उठा के स्टेज पर चल दिया। रैंडी ने किताब के चारों ओर पैकिंग पीनट फैला दिए, ये पता लगाने की कि कहीं हाइड्रिक पन्ने पलटने के लिए फूंक तो नहीं मार रहा था। और ये रहा रिजल्ट। हाइड्रिक ने बाद में दावा किया कि उसकी ट्रिक इसलिए असफल रही क्योंकि पैकिंग मूंगफली और स्टूडियो की रोशनी बाधा डाल रही थी। लेकिन भैया ये साफ था कि वो मूंगफली सिर्फ इसके लिए सफेद झूठ में बाधा बन रही थी। अरे मंदबुद्धि, इतनी ही शक्तियां थी तो अपना भविष्य देख लेता कि कैसे काला सच आज सबके सामने आएगा। हाईवे रॉबरी। हॉलीवुड से मुझे सफलता का शॉर्टकट मिला है, वो ये कि अगर बैंक लूटना है तो अपराधियों की एक धांसू टीम बनाओ, उसमें 2-4 ट्विस्ट जोड़ो और एंट्री करवाओ ऐसे गुंडे की जो कि बदले की तलाश में हो। पर कभी कभी इतनी कड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ यूं कि 2021 में सैन डिएगो में इस ट्रक के दरवाजे खराब हो गए, तो वो जहां कहीं से भी गुजरा वहां नकदी के ढेर लग गए। जब बाकी ड्राइवर उस जगह पहुंचे तो उनमें से ज्यादातर अपनी कारों से नीचे उतरकर बिना वक्त गवाए दोनों हाथों से पैसे बटोरने में लगे हुए थे। जेमी बैगबी ने तो टिकटॉक पर इसके वीडियो भी अपलोड कर दिए, जिसमें वो लोग हाथों में पैसे लिए खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में लोग दोनों हाथों पैरों से पैसा इकट्ठे करने में मगन थे। इनकी लॉटरी लग गई भैया, पर पुलिस की गाज इन पर गिरने वाली थी। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने कहा है कि ये फुटेज इस चोरी का सबूत है और टिकटॉक वीडियो की वजह से कई लोग जेल जाने वाले थे। बैगबी ने दावा किया कि उसने वहां से कोई पैसा नहीं उठाया, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही थी तो भाई उसका अपना टिकटॉक अकाउंट गवाह बनकर उसकी पोल सबके सामने खोलने वाला था। फर्जी बच्चे।
बेका बॉसहाउसन वो फेमस ब्लॉगर है जिसने दुनिया भर में झूठ का जाल फैलाया था। 2009 में उसने गर्भवती होने का दावा किया और कहा कि उसके अजन्मे बच्चे को होलोप्रोजेंस फैली था, वो बीमारी जिससे बच्चे की जान पक्का जाती है। बात आग की तरफ फैल गई और वहां वेल विशर्स का तांता लग गया। ये दिल दहला देने वाला दुखद पर एकदम झूठ था, क्योंकि वो गर्भवती नहीं थी। सस्ती अटेंशन के लिए उसने बच्चे की फेक कहानी बुनी थी। बेका की ये नीच हरकत यही नहीं थमी, बल्कि वो दर्शकों से सपोर्ट के लिए दुआओं के साथ गिफ्ट्स और पैसे भी मांगने लगी। गिफ्ट्स की बाढ़ आ गई, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। तो जैसे जैसे 9 महीने करीब आते गए, बेका के घबराहट से पसीने छूटने लगे। जब डिलीवरी का वक्त आया तो उसने एक रियलिस्टिक बेबी डॉल खरीदी और उसकी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कहा गया था कि उसके बच्चे अप्रैल रोज ने किस्मत को चकमा दिया। पर सिर्फ 2 घंटों के बाद ही वो चल बसा। लगभग सभी फैंस ने इसकी कहानी पर भरोसा कर लिया, बस एलिजाबेथ रसेल के अलावा, क्योंकि उसके पास भी सेम गुड़िया थी। रसेल समझ गई कि ये फेक कहानी है, इसलिए उसने झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अपना ब्लॉग बनाया। जैसी सच्चाई सामने आने लगी, बॉसहाउसन को सफाई देनी पड़ी। उसने माना कि वो ब्लॉग से मिली अटेंशन की आदी हो गई थी और उसे जब हफ्ते में 1 लाख हिट मिलने शुरू हुए तो उसका झूठ हदें भूल गया। इस घोटाले ने भले ये बेका को तबाह कर दिया, लेकिन कुछ स्कैमर्स के लिए वो एक प्रेरणा बन गई। 2019 में पेंसिल्वेनिया के केसी और जेफरी लैंग ने बेका की नकल की। केसी ने शर्ट के नीचे एक तकिया भरा और इसे सच साबित करने के लिए एक रियलिस्टिक गुड़िया खरीदी और फिर उसके मरने का ढोंग रचा। फिर लैंग्स ने अपनी गुल्लक भरने के लिए गो फंड मी नाम का एक पेज बनाया और अपने बच्चे के सम्मान में एक पेड़ लगाने का दिखावा भी किया। क्या स्कीम है। पर लैंग्स के दोस्तों से मिली एक टिप के बाद पुलिस ने अस्पतालों और अंतिम संस्कार घरों से संपर्क किया। वहां से पता चला कि मक्का लैंग्स का कोई भी बच्चा था ही नहीं। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर उन नकली बेबी डॉल भी जब्त कर ली और फेक माता पिता का भंडाफोड़ किया। उन्हें सबके सामने पैसे लौटाने पर मजबूर होना पड़ा। और जब लैंग्स अदालत में अपने कर्मों की सजा पा रहे होंगे तो भाई साहब फिर वे अपने असली बच्चों जैसे रोए होंगे। बाइकर बेब। दाग धब्बे हटाने से लेकर फोटोशॉप डिनर तक बहुत से इन्फ्लुएंसर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद करते हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ करीबी रिश्तेदारी निभाकर इन सभी इन्फ्लुएंसर्स में से एक फेंकू क्वीन सोया के क्या ही कहने। ये मोहतरमा वो बेईमान ट्विटर हैं जिसने गलती से ट्विटर पर अपना काला सच भी नकाब कर दिया। वाह। सोया मोटर बाइक चलाने की बहुत ही शौकीन है। 2019 में एक ट्विटर अकाउंट बनाकर इन्होंने फट से 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए अपनी मोटर बाइक कलेक्शन के साथ, खुद की हजारों तस्वीरें अपलोड करके। पर फिर हुआ फैंस के साथ स्कैम, क्योंकि वो असल में यासुओ नाकाजिमा नाम का एक 50 साल का आदमी था जो एकदम नई ऑनलाइन आइडेंटिटी और ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स के लिए फेस स्वैपिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। स्कीम पूरी तरह से काम कर रही थी, पर बेवकूफ यासुओ ने अपनी मोटरसाइकिल की एक तस्वीर पोस्ट कर डाली बिना ये जांचे कि उसका असली मर्दाना चेहरा बाइक के रिव्यू मिरर में दिख रहा था। बस फिर क्या था, यासुओ का झूठ पकड़ा गया और महिला के पीछे का मर्द सामने आ गया। तो भाई फिर यासुओ को क्या हुआ, शर्मिंदगी, पब्लिक शेम? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नकली औरत होने के बावजूद यासुओ रुका नहीं। वो वैसे ही फोटोज पोस्ट करता रहा और आप मानेंगे नहीं, सोया की फॉलोइंग बस बढ़ती गई। इसके अब 36,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भले ही सोया वजूद में कभी थी ही नहीं। यार माना कि असली यासुओ नकली सोया जितना क्यूट नहीं है, पर भाई की घनी रेशमी जुल्फों पर जरा गौर फरमाओ। अब इन चमकदार जुल्फों के फॉलोअर्स का बढ़ना तो बनता है ना बॉस। दिखावटी माँ। जॉर्डन चेन एक ब्यूटी ब्लॉगर हैं जिनका करियर तब तबाह हुआ जब उन्होंने गलती से अपने यूट्यूब चैनल पर गलत वीडियो अपलोड कर दिया। दरअसल उनका पालतू कुत्ता एक घातक बीमारी का शिकार हुआ तो चेन ने एक वीडियो बनाया अपने 9 साल के बच्चे के साथ। माँ और बेटे दोनों गाड़ी की अगली सीट पर एक साथ फूट फूट कर रोते और त्रासदी बयां करते दिखे। जैसे वीडियो खत्म होने को आता है तो जॉर्डन अलविदा कहकर कैमरा पर हाथ रखती है, पर वो अनएडिटेड वीडियो जो गलती से अपलोड हुआ उसमें वो हाथ हटाती हैं। कैमरा अभी भी ऑन है और भाई आगे फिर जो हुआ उससे फैंस चौंक गए और उसका करियर बर्बाद हो गया। I love you guys. Bye. Come here. Come closer for the video. Come closer. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Closer. Down. Put your head down here. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. Look at me. Look at me. I'm actually crying. I know. Look at me. Look at me. Look at the camera. Look at the camera.
दुनिया ने देखा कि कैसे चेन अपने रोते हुए बेटे को कैमरा के लिए जबरदस्ती पोज करवा रही थी, एक थंबनेल के लिए, जिससे वीडियो को यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज मिले। उसी वक्त फैंस बौखला गए, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने बच्चे और अपने बीमार कुत्ते का इस्तेमाल अटेंशन के लिए बिना किसी पश्चाताप या इमोशन ही कर रही थी। चेन ने बाद में माफी मांगी, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। फिर आखिरकार उसने अपना चैनल डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया से दूर चली गई। उम्मीद है कि अब शायद सच में अजनबियों की वाहवाही की बजाय उसके बेटे के आंसू की फिक्र हो। स्वर्विन द कर्व 2018 की डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द कर्व फ्लैट अर्थ कम्युनिटी को बेनकाब करने के लिए बनी थी, पर डॉक्यूमेंट्री टीम को खासा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कैमरा ऑन होते ही फ्लैट अर्थर्स ने अच्छे से खुद को एक्सपोज करने का काम किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखा के जिसने उन्हें ना घर का छोड़ा और ना घाट का। सबसे पहले इन्होंने रिंग लेजर गायरोस्कोप पर $20,000 खर्च किए। इस हाईटेक डिवाइस में 2 लेजरों को रिंग की उल्टी दिशाओं में दागा जाता है सेंसर की ओर, मतलब कि वो लेजर दूसरे से पहले सेंसर से टकराएगा, जिसे उनकी फ्रिक्वेंसी में चेन से मापा जा सकता है। माने अगर आप किसी चीज पर इस डिवाइस को रखते हैं तो इन लेजरों से आपको उसके घुमाव और रोटेशन का पता चल जाएगा। इस डिवाइस के साथ आप खुद भी धरती के रोटेशंस का पता लगा सकते हैं, जो हर 24 घंटे में 360 डिग्री या 1 घंटे में 15 डिग्री तक रोटेट करती है। पर फ्लैट अर्थर्स इसे नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए धरती एक फ्लैट डिस्क है। चूंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम होती है, तो लाइट बीम्स हमेशा एक ही समय पर सेंसर से टकराते हैं, जब तक ये रिंग घूम ना रहा हो। अगर जायरोस्कोप एक दिशा में घूम रहा है तो सेंसर एक लेजर की ओर घूमेगा, तो फिर इस डिवाइस को धरती में रोटेशन को मापना नहीं चाहिए था, राइट? लेकिन ठीक है, घंटे के बाद इन फ्लैट अर्थर्स के डिवाइस ने 15 डिग्री के रोटेशन को शो किया, जिससे उनके विश्वासों को धक्का लगा और साथ में $20,000 भी गए पानी में। इसके बाद फ्लैट अर्थर्स ने अपनी गलती मानी, अपने तरीके बदले और वैज्ञानिक समुदाय के समझदार सदस्य बन गए। अरे भैया, मजाक कर रहा हूँ। मानने के बजाय उन्होंने तर्क दिया कि $20,000 के जायरोस्कोप बेकार होने के साथ आसमान की ताकतों ने भी इस काम में दखलंदाजी की थी, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने पूरी तरह से फ्लैट लैंड पर 2 बड़े बोर्ड खड़े किए, 2 सेम छेदों के साथ, जो कि सी लेवल से ठीक 17 फीट ऊपर थे। एक फ्लैट अर्थ जिसका नाम हेनरिक था इन बोर्ड से 3 मील दूर खड़ा हो गया। इन पर एक शक्तिशाली टॉर्च दागे हुए। अगर धरती चपटी है तो जब उसने 17 फीट की ऊंचाई पर लाइट रखी तो उसे सीधे आगे की ओर चमक कर दोनों होल से गुजरना चाहिए था। पर अगर पृथ्वी असल में गोल है, इसलिए हर 3 मील के बाद वो लगभग 6 फीट नीचे झुक जाती है, जिसका मतलब था कि लाइट को बराबर पास करने के लिए उसे कर्व से बराबरी करके मशाल को 6 फीट ऊंचा करना पड़ेगा। हेनरिक ने मशाल को 17 फीट ऊंचा किया, फिर भी लाइट बराबर नहीं चमकी, जब तक कि एक और फ्लैट अर्थर ने उसे और ऊपर उठाने के आदेश होशे में नहीं दिए। और ऊंचा करो भाई मानना तो पड़ेगा। फ्लैट अर्थर्स कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक प्रयोग करने में कामयाब रहे, लेकिन उनका बैड लक साइंस ने उनको ही पुख्ता किया, जो सबसे पहले से जानते हैं कि भैया धरती गोल मटोली है। क्राउचिंग ब्लैक बेल्ट हिडन फ्रॉड। एक वंकू मास्टर बनने के लिए चाहिए पक्का इरादा, समर्पण और दशकों की कड़ी मेहनत, या फिर झूठ और एक नकली ब्लैक बेल्ट से भी काम चल जाएगा। ब्रूस सिल्वा एक कथित ब्लैक बेल्ट था, जिसने 2016 में हवाई न्यूज नाउ पर अपनी स्किल्स का डेमो दिया, जिसे वो कुंग फू प्रदर्शन में इस्तेमाल करने वाला था। सिल्वा को ठोस कंक्रीट से बने ब्लॉकों को एक झटके में तोड़ना था, लेकिन इस प्रदर्शन की शुरुआत में ही न्यूज एंकर स्टीव उयेहारा ने गलती से इसके इंटरफेयर कर दिया। These bricks, these are real bricks. I mean, there's no don't. Oh! भैया, ये ईंटें तो मानो जैसे रुई की बनी हुई थी, जो उयेहारा के हल्के टैप से ही टूट गईं। शो ऑसम से ऑकवर्ड हो गया, पर एक फ्रॉड के रूप में एक्सपोज होने के बाद धड़ल्ले से सिल्वा ने सेगमेंट को जारी रखा। सॉरी ब्रूस, लेकिन इस हेडबट से अब हम बेवकूफ नहीं बनने वाले भाई। बेल गिब्सन 2014 एल मैगजीन की ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंस्पायरिंग महिला थी, जिन्होंने कैंसर, कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन ट्यूमर को हराया था, और उसने दावा किया कि ये हेल्दी खाने और नेचुरल थेरेपी से मुमकिन हुआ। उसने एप्पल के साथ पार्टनरशिप में एक मोबाइल ऐप और इसके साथ कुक बुक द होल पेंट्री में अपनी कहानी छपाने के लिए पेंगुइन के साथ भी एक डील की थी। फिर सामने आया कि गिब्सन खुद तो स्मूदीज और एवोकाडो ढूंढ रही थी, पर वो लोगों को सिर्फ झूठ परोस रही थी। बस सिर्फ 4 महीने के बाद ही दुनिया को यह पता चलने वाला था कि वो नंबर 1 की झूठी हैं। बेईमानी का पहला सबूत तब मिला जब गिब्सन ने दान के एक चुनिंदा चैरिटी को दान करने के लिए अपने फैन से $3 लाख लेते हुए फंड राइजिंग शुरू की। पर चैरिटी ने जल्दी खुलासा किया कि उन्हें कभी भी कोई पैसा नहीं मिला, और जब गिब्सन ने अचानक एक लग्जरी कार में घूमना शुरू किया तो फिर लोगों ने कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। जल्दी गिब्सन के अतीत के लोगों ने भी राज खोलते हुए दावा किया कि कैंसर की उसकी कहानी एकदम नकली थी। पत्रकारों ने इन दावों की पड़ताल शुरू की। जल्दी ही उनके हाथ 2011 का एक ब्रेन स्कैन भी लगा, जो बाकी मिले सबूतों के साथ
साथ इस तरफ इशारा कर रहा था कि बेल को कभी ट्यूमर भी नहीं था और वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। थोड़े दबाव पड़ते ही गिब्सन ने उसे कबूल लिया कि उसे मिसलीडिंग और डिसेप्टिव कंडक्ट का दोषी पाया गया और उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गिब्सन भले ही नायक से खलनायक बन गई, पर ब्रिटेन एक धोखेबाज को बेल के इस अपराधों से एक आइडिया मिला। गिब्सन के नक्शे कदम पर चलकर टोनी स्टैन ने 2015 में गोफंडमी पर $11,000 से ज्यादा जुटाए ताकि टर्मिनल कैंसर से मरने से पहले वो और उसका मंगेतर शानदार शादी कर सकें। लेकिन जाहिर है टोनी को कैंसर नहीं था। स्टैंडन ने अपने परिवार और दोस्तों से झूठ बोला, सिर मुंडवाया और 5 साल तक बीमारी का नाटक किया। सबने सोचा टोनी मर रही है, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को सच बताया, उन पर पूरा भरोसा करते हुए कि ये एक अच्छा कदम नहीं था। उसके दोस्तों ने तुरंत ये खबर शेयर कर दी, जिससे स्टैंडन का पर्दाफाश हुआ। फ्रॉड के लिए उसने 5 महीने जेल में बिताए। स्टैंडन ने अपने दोस्तों, परिवार और नए पति को भले अलग थलग कर दिया, लेकिन बेल को अपनी चेली पर बड़ा गर्व हुआ भाई। फ्लॉप स्टार्स 80 के दशक में एक बड़ी अवधि के लिए मिल्ली वानीली दुनिया की सबसे बड़े संगीत जोड़ी में से एक थी। फैब मोरवन और रॉब पेलाट्स आकर्षक गानों और किलर डांस मूव्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन आजकल वे उस धोखाधड़ी के लिए जाने जाते हैं जो संगीत इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक के लिए फेमस है। 1988 में संगीत मैनेजर फ्रैंक फारियन ने अमेरिकी गायकों के एक ग्रुप के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया और इसे मिल्ली वानीली नाम से रिलीज किया। इस गाने गर्ल यू नो इट टू ने इंग्लैंड में बहुत धूम मचाई। तभी फारिन की मुलाकात 2 बैकअप डांसर्स रॉब और फैब से हुई, जो मीनिक के थे। दोनों मॉडल की तरह दिखते थे, डांस करना जानते थे और पाई पाई के मोहताज थे, या यूं कहें कि वे फारिन के घोटाले के लिए एकदम सही थे। और उसने उन्हें बैंड में कास्ट किया। वो कंसर्ट्स में ऐसे लिप सिंक करते जैसे उन्होंने ही वो सभी गाने गाए हों। 2 सालों में ही मिल्ली वानीली के पास 3 नंबर 1 सिंगल्स और बेस्ट न्यू कमर का ग्रैमी अवार्ड था। रॉब और फैब दुनिया के सबसे फेमस पॉप स्टार बन गए और वो भी बिना गाना गाए। लेकिन जैसे जैसे मिल्ली वानीली बड़ी होती गई, सच्चाई सबके सामने आती गई। सबसे पहले झूठे गायक जर्मन और फ्रेंच लहजे में बात करते थे, जबकि मिल्ली वानीली के असली गायकों ने न्यूयॉर्कर्स जैसे गाने गाए थे। जब भी दोनों का इंटरव्यू लिया जाता तो वे अपने खुद के गानों के बोल तक भूल जाते थे, जिससे पत्रकारों को हमेशा शक हुआ। 1989 में कनेक्टिकट में गर्ल यू नो इट्स टू को परफॉर्म करते हुए बैकिंग ट्रैक जाम हो गया। वो कुछ लाइंस बार बार लूप कर रहा था। रॉब और फैब ने लिप सिंक करना रोक दी, लेकिन उनकी आवाजें गूंजना जारी रहीं। गर्ल यू नो इट्स इस लाइन को बार बार रिपीट करते हुए और 80,000 फैंस के सामने उनकी धोखाधड़ी एक्सपोज करते हुए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिरकार फैब और रॉब के लिए जब गिल्ट का बोझ बढ़ता गया तो उन्होंने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कबूल कर लिया। उनके ग्रैमी को रद्द कर दिया गया और नाराज फैंस ने यूनाइटेड स्टेट्स में 27 मुकदमे दायर किए, जिसमें दावा किया गया था कि ग्रुप और फ्रैंक फारिन ने धोखाधड़ी की थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गर्ल यू नो इट्स टू सबके दिल से उतरता गया, क्योंकि गर्ल टू नहीं, इट्स फॉल्स। हाइडिंग अपवर्ड्स फाल्कन हीनी से मिले, जिसे बलून बॉय के रूप में जाना जाता। एक 6 साल का बच्चा जो नेशनल गार्ड, वाइफ स्वैप यूएसए और एक विशाल सिल्वर बैलून से जुड़ी एक बड़ी खबर का सेंटर बन गया। 2009 में रिचर्ड और मायूमी हेने ने पुलिस को बताया कि एक अजीब दुर्घटना में उनका बेटा फाल्कन एक बड़े हीलियम गुब्बारे के अंदर फंस गया था, जिसे अनजाने में छोड़ दिया गया और वो अब कोलोराडो के ऊपर आसमान में उड़ रहा है। नेशनल गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया, फाल्कन को 60 मील तक ट्रैक किया, जब तक ये गुब्बारा एक खाली मैदान में नीचे नहीं गिरा। सबकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन जब पुलिस ने जगह की तलाशी ली तो फाल्कन कहीं नहीं मिला। कुछ समय के बाद राहत से भरे रिचर्ड हेने ने एक घोषणा की। फाल्कन अपने गैराज के ऊपर छत में एक गत्ते के बक्से में छिपा हुआ मिला और वो अपने माता पिता से प्रैंक कर रहा था। फाल्कन के इस मजाक ने मीडिया का खासा ध्यान खींचा, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये पूरी बात एक बड़ा धोखा हो सकती है, क्योंकि हेन मीडिया अटेंशन के भोगे थे। ये परिवार 2 बार एक शो वाइफ स्वैप में दिखाई दिया था और रिचर्ड ने हाल ही में अपने परिवार के बारे में टीएलसी को एक रियलिटी टीवी शो पेश करने की कोशिश की थी। धोखाधड़ी के आरोपों के फैलने के बाद CNN पर एक इंटरव्यू के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रिचर्ड ने फाल्कन से पूछा, तुम गैरेज से बाहर क्यों नहीं आए? और फाल्कन ने जवाब दिया, आपने ना आने को कहा था, हमने शो के लिए ऐसा किया। पूरे देश के सामने माता पिता एक्सपोज हो गए। इस घटना और रिचर्ड के पास्ट के साथ अधिकारियों को पता चला कि रिचर्ड ने बैलून बॉय की कहानी को मीडिया के अटेंशन के लिए गढ़ा था। इसलिए उम्मीद है कि इसके आधार पर परिवार को रियलिटी टीवी शो मिल जाए। खैर, सच बाहर आ जाता है। रिचर्ड को 90 दिनों की जेल और $36,000 की बहाली की सजा सुनाई गई, जिसमें हेलीकॉप्टर और पुलिस बल को तैनात करने की लागत भी शामिल थी, जो खाली गुब्बारे का पीछा कर रहे थे। हेने का प्लान 6 साल के बच्चे के लाइव टीवी पर झूठ बोलने पर निर्भर था, लेकिन हाय री किस्मत, बाप को कौन समझाए कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं भाई। आईफोन माय फोन।
ये है अलेक्जेंडर वोलोशिन, जो निस्वार्थ इन्फ्लुएंसर जिसने 2021 में टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो एक छोटी लड़की को आईफोन गिफ्ट करता नजर आ रहा है। पर इस छोटी लड़की की मां के पास भी एक वीडियो था जिसमें दिखाया गया कि कैमरा ऑफ होने के बाद वहां असल में हुआ क्या। Сейчас ребенок расстроится, плакать будет. Так нельзя делать. Давай 2000 гривен, там нормально будет? Нет, не отдавай. Там, ну, я Нет, нет. Надо забрать этот телефон, потому что это Так же не будет. Давайте вызовем полицию. Нет. Дай телефон, пожалуйста. Что, блядь, происходит? Женщина. अपनी वीडियो खत्म होने के बाद वो तुरंत लड़की से फोन वापस लेने की कोशिश करता है, ये कहकर कि ये बस टिकटॉक के लिए एक प्रॉप था। वो उसे वापस देने के लिए $70 की पेशकश भी करता है, लेकिन मां मना कर देती है, जिससे वो वोलोशिन बच्ची के हाथ से फोन छीनकर वहां से फरार हो गया। उसे भले ही आईफोन वापस मिल गया हो, लेकिन उसकी इज्जत लौट चुकी थी। टिकटॉक पर बेशर्मी से हीरो बनने के ख्याल से वीडियो अपलोड करने के फैसले से उसको नुकसान हो गया। लोग भड़क उठे और सिकंदर ने तब अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया। क्या एक आईफोन अपने सभी फैंस को खोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? रब जाने भाई। मिक्स्ड मैसेज। 2017 में फ्लोरिडा के टांपा में पुलिस प्रमुख ने एक बहुत ही जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने पर चर्चा हो रही थी। उनके साथ वहां मौजूद थे बाकी पुलिस वाले, टांपा के मेयर और डेलिन रॉबर्ट्स, जो इवेंट की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर थी। जैसा कि चीफ डिटेल्स बताए तो टांपा के नागरिक दंग होकर देखते रह गए, लेकिन एक डेफ कम्युनिटी के सदस्य अपना सर ही खुजलाते रहे क्योंकि डेलिन के संकेत उहुल जुलूल साइन, फालतू शब्द और डांस मूव जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर में साफ हो गया कि रॉबर्ट्स को एक भी साइन पता नहीं था और वो सिर्फ उसकी नकल कर रही थी, जो उसे लगा कि साइन लैंग्वेज ऐसी ही होती होगी। जो लोग साइन लैंग्वेज जानते थे वो हैरान रह गए क्योंकि डेलिन शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के बगल में खड़ी बिन सर पैर के बस हाथ हिलाती रही। बाद में पता चला कि डेलिन सीधे इमारत में चली गई। उसने पुलिस प्रवक्ता से कहा कि उसे इंटरप्रेट का काम सौंपा गया है। किसी ने भी उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। जो किया होता तो उन्हें पता चलता कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो एक सजा काट कर आई, बस एक फ्रॉड थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही डेलिन के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो घटनास्थल से फरार हो गई। डेलिन का फ्रॉड तकनीकी रूप से अवैध नहीं था और उसे कॉन्फ्रेंस के लिए पे भी नहीं किया गया था। ये तो साफ नहीं हो पाया कि इसके पीछे वजह क्या थी। जो भी हो, ये कहना सही रहेगा कि ऐसा करके उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। पर मूव्स देखकर लगता है कि वो काफी अच्छी बैकअप डांसर बन सकती है भाई। तो बताएं आपको क्या लगता है कि इन धोखेबाजों को वो सजा मिले जिसके वो हकदार थे, या कुछ के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।